सुधा ने फ़ोन उठाया। उधर से बुआ थी। हेलो बुआ, इतनी रात में फ़ोन किया, कुछ खास बात है क्या? खास ही है सुधा, तुमसे तो बताने में भी डर लग रहा है। बुआ पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ? वह घबराकर बोली। सुधा, अभी अभी पंजाब से मिनी जीजी का फ़ोन आया था, कह रही थी कि बड़े भैया ने ब्याह कर लिया है। क्या जीजी ने ही किसी तलाकशुदा से रिश्ता करवाया है? सुनते ही सुधा के हाथ से फ़ोन छूट गया। वो बेसुध हो गई। उसे शर्म भी आ रही थी। सास जेठानी और नंदे सभी उसका मजाक बनाएगी। वह किसी को अपना मुंह कैसे दिखाएगी? कुणाल से कैसे कहेगी कि पापा ने शादी कर ली है? वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। अपनी के शादी के समय भी बड़ी बुआ पर वह कितनी जोर से नाराज हो उठी थी जब उन्होंने कहा था अब सुधीर के लिए बड़ी मुश्किल आ जाएगी, उसका तो जीना भी दुर्भर हो जाएगा, उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उसे याद आने लगा जब वह दिल्ली जाती थी तो कितने हक से माँ के सारे सामान को सहेजती थी। पापा कहते भी थे अब इन्हें सहेजने का क्या फ़ायदा? कौन सा मीनू अब दोबारा लौट कर आने वाली है। बिटिया, तुम्हें जो चाहिए वह तुम ले जाओ। नहीं पापा, तो कुणाल मेरा ख़्याल रखते हैं। मुझे ससुराल में बहुत आराम है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वह कहती, फिर भी आते समय पापा रुपयों की गड्डी उसकी मुट्ठी में बंद कर देते थे। उसकी शादी में भी पापा ने दिल खोल कर खर्च किया था। सिर से पैर तक जेवर दिए थे, उसे सब कुछ दिलवाया था। अपनी शादी में सुधा रोते-रोते विदा के समय बेहोश हो गई थी। ससुराल वाले भी परेशान हो गए थे कि कैसी लड़की उनके घर आ रही है। वह ससुराल ज़रूर आ गई थी, परंतु मन उसका वहीं था। वह सोचती थी कि उसके 2 नेत्रहीन विकलांग जवान भाई पापा के लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अभी तक तो उसके कारण पापा घर और भाइयों की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत थे। अब तो घर और बाहर दोनों की ज़िम्मेदारी उन्हीं की होगी। आम तौर पर दिन में 2-3 बार पापा से बात करे बिना वह नहीं रह पाती थी। पापा ने तो हवा भी नहीं लगने दी। कल ही तो बात हुई थी। यह तो बताया था कि मीना बुआ के यहाँ ज़रूर काम से जा रहे हैं, पर इतनी बड़ी बात छिपा गए, यह सोचकर वह खींच उठी और उसके आँसू निकल आए। रोते-रोते उसे अपनी माँ की याद आने लगी। छुटपन में प्यार से कहानी सुनाती हुई वे एक-एक कौर उसके मुँह में खिलाती थी। कितने प्यार भरे अच्छे दिन थे वे। कुणाल के आने की आहट से वह चौंक गई। उसकी ओर देखते हुए वे बोले, क्या हुआ? बड़ी उदास लग रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुधा अपने को रोक न सकी। वह कुणाल से लिपट कर फपक पड़ी। कुणाल उसे चुप कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सुधा की सिसकी रुकी नहीं रही थी। काफ़ी देर के बाद वह बोली, कुणाल, पापा ने शादी कर ली है। कुणाल आश्चर्य से बोले, क्या? पापा को इस बुढ़ापे में क्या सूझी? सुधा, पापा ने बनते समय बालों में डाई लगा ली होगी ना। सफ़ेद बालों में पापा दूल्हा बनकर कैसे लग रहे होंगे। सुधा फिर से सिसकने लगी। छोड़ो यार, आओ हम दोनों भी पापा की शादी की खुशी मनाएं। कुणाल ने माहौल थोड़ा हल्का करने का प्रयास किया। क्रोधित होकर सुधा ने पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। काफ़ी वाद विवाद के बाद दोनों में तय हुआ कि वे पापा से सारे संबंध तोड़ लेंगे। रात को सोते समय भी सुधा सोचने लगी, महीने भर पहले ही तो वह चचेरी बहन की शादी में गई थी, तो तभी तभी बड़ी बुआ कह रही थी, भैया की ज़िंदगी में तो मुसीबत ही मुसीबत है। घरवाली के बिना घर सूना है। कोई थाली परोसने वाला तो चाहिए ही। सुनते ही सुधा नाराज़ हो उठी थी। आप कहना क्या चाहती हैं? पापा क्या इस उम्र में शादी करेंगे? बुआ बोली, तो क्या हुआ? आगे की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लड़कों को भी तो देखभाल करने वाला कोई चाहिए। उनका इशारा उनके नेत्रहीन विकलांग जवान भाइयों की ओर था। वह क्रोध से तिलमिलाती हुई पापा के पास पहुंची थी। सारी बात जानकर पापा ने उसे अपने पास बिठाया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, परंतु उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी चुप्पी उसे चुभ गई थी। वह पापा से नाराज़ हो गई थी। कुणाल ने उससे रास्ते में कई बार पूछा भी कि वह क्यों नाराज़ है, लेकिन वह क्या बताती। वह गुमसुम हो गई थी। फिर भी उसे विश्वास था कि पापा ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन प्रश्न तो यह है कि अब यह बात वह सबको कैसे बताएगी। इसी उधेड़-बुन में सुबह हो गई। सुधा संयुक्त परिवार में रहने वाली थी। सास से उसे माँ का प्यार मिला था। जेठानी पूनम भाभी से भी उसकी पटती थी। हाँ, बच्चों के कारण कभी-कभी आपस में खींचातानी हो जाती थी। पापा जो सामान उसे देते थे, उसको देखकर भाभी को ईर्ष्या अवश्य होती थी, परंतु वे सबको चेहरे या व्यवहार पर आने नहीं देती। यह बात सुधा जानती थी। पूनम भाभी का मायका संपन्न नहीं था, जबकि सुधा अपने पापा के पैसे पर थोड़ा घमंड भी करती थी। सबसे ज़्यादा चिंता उसे यह थी कि अब पूनम भाभी उसके पापा का मजाक उड़ाएगी। वह उठी, नहा धोकर किचन में गई। वहाँ उसकी सास शारदा जी सुधा के उतरे हुए चेहरे को देखते ही समझ गई, कहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पूछा, क्या बात है बहू? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं चाय बनाकर तुम्हारे कमरे में भेज देती हूँ। नहीं माँ, मैं एकदम ठीक हूँ, उसने कहा। जेठानी पूनम भाभी ने भी कई बार जानने का प्रयास किया, पर वह कुछ न बोली। पल-पल
में ठहाके लगाने वाली सुधा का रोना सा चेहरा घर में सभी को परेशान कर रहा था। शारदा जी ने कुणाल से भी पूछा, सुधा क्यों परेशान है? क्या तुमसे झगड़ा हुआ है? नहीं माँ, कुणाल ने सकुचाते हुए बताया। माँ, आप किसी को मत कहना। उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए सुधा का मूड बहुत खराब है। वह अपने पापा से बहुत नाराज है। माँ देखिए जरा, 60 साल की उम्र में सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अब उन्हें शादी करने की सूझी। कुणाल बोला। शारदा जी सुलझी हुई समझदार औरत थी। वे सोचने लगी तो उन्हें सुधीर जी का निर्णय सही लगा। साथ ही सुधा का क्रोध एवं अवसाद स्वाभाविक लगा। कुणाल के जाने के बाद उन्होंने स्वयं अपने हाथों से चाय बनाई, प्लेट में गर्मा-गर्म पराठे रखे। वह सुधा का मन पसंदीदा नाश्ता था। वे स्वयं नाश्ते लेकर सुधा के कमरे में पहुँची। सुधा उदास लेटी थी। उसे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसकी सूजी हुई लाल आँखें उसके मन का हाल बता रही थी। शारदा जी बोली, लो पहले नाश्ता कर लो, फिर बात करेंगे। सुधा उनके आग्रह को ठुकरा ना सकी। उसने चुपचाप सिर झुकाकर नाश्ता कर लिया। वह जब से ससुराल आई थी, सास ने उनको माँ का प्यार दिया था। निश्चल सुधा अपने दिल की हर बात सास से कह देती थी। जब वह नाश्ता कर चुकी तो उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है? सुधा अपने को संभाल ना पाई, वह फुट-फुट कर रोने लगी। सिसकती हुई वह बोली, माँ, पापा ने शादी कर ली है। शारदा जी ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से उसका सिर सहलाया। फिर बोली, बेटी धीरज रखो, यदि पापा ने शादी कर ली है तो तुम दुखी क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अपने पापा की स्थिति को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पापा की ढलती उम्र है, उनके ऊपर तुम्हारे 2 नेत्रहीन विकलांग जवान भाइयों की ज़िम्मेदारी है, जो स्वयं कुछ भी करने लायक नहीं है। तुम स्वयं सोचो, उनको वे किस तरह सँभालेंगे? तुमने मुझे कई बार बताया कि आया सामान चुरा कर ले जाती है, अक्सर छुट्टी भी कर लेती है, इसलिए पापा को ब्रेड खाकर गुज़ारा करना पड़ता है। कभी-कभी तो भूखे भी सो जाते हैं, कभी कच्चा-पक्का पकाकर भाइयों को खिला देते हैं, कभी दूध पीकर ही सो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने का इससे अच्छा उपाय हो ही नहीं सकता। तुम्हारा क्रोध उचित है। यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मेरी भी यही प्रतिक्रिया होती, परंतु बेटी, बचपना छोड़ो, अपने मन पर नियंत्रण रखो। क्रोध एवं पश्चाताप की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्रति सारे कर्तव्य पूरे किए हैं, उन्हें अपनी तरह से जीने दो। शांत मन से विचार करो। वे उसे तरह-तरह से समझाती रही। सुधा के मन की क्रोध रूपी धूल थोड़ी साफ होने लगी थी। थकी हुई सुधा को झपकी लग गई थी। उसने स्वप्न में देखा कि मम्मी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही है, उसके आँसू पोंछ रही है। वह चौंक कर उठ बैठी। अपने मन के बोझ को वह थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। वह नीचे जाकर गृहस्थी के कामों में लग गई, पर जब वह उदास और गंभीर रहने लगी थी, बात-बात में खिलखिलाने वाली सुधा घरवालों से खिंची-खिंची रहती थी, बच्चों से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। पूनम भाभी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, सुधा, तुम्हारी बुआ ने तो तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया है। अब तुम्हें हर समय परेशान रहने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे पापा और भाइयों की देखभाल करने वाला वहाँ कोई है। इसके लिए तुम्हें स्वयं पहल एवं प्रयास करना चाहिए था। खैर, अब अपने पापा से सामान्य रूप से बात करो। अपनी नई माँ से मिलने जाओ। जो हो रहा है या हो चुका है उसे स्वीकार करो। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। पूनम भाभी की बातें उसे अच्छी तो लगी, परंतु वह पापा से बात करने का मन न बना सकी। 1 हफ्ते के बाद रेखा बुआ उससे मिलने आई। वह उसको देखते ही अ, गले लिपट कर गले मिली। उसकी आँखों भर आई। रेखा बुआ से उसकी बचपन से पटती थी। माँ के देहांत के बाद उन्होंने ही उसे सँभाला था। 2-3 महीने अपना घर-द्वार छोड़कर उसके साथ रही थी। उसको प्यार से समझाती रहती थी। उसकी गोद में सिर रखकर वह घंटों आँसू बहाती रहती थी। बुआ ने ही उसकी हिम्मत बँधाई थी, उसे जीना सिखाया था। सबसे अधिक तो बुआ की इसलिए भी एहसानमंद है क्योंकि उन्होंने ही उसका रिश्ता कुणाल से करवाया था। उससे वह घंटों फ़ोन पर बातें करती थी, दिल की सारी बातें कह देती थी। घर भी पास में ही था, इसलिए जब तक वह उनके घर भी जाती रहती थी। अरे पगली, क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कल बड़े भैया का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि सुधा से कैसे बात करूँ, वह मुझसे बहुत नाराज़ है। बचपन से ही वह ज़िद्दी है। और क्या कह रहे थे पापा? बस तुम सब के बारे में पूछ रहे थे। मुझसे बोले कि तुम सुधा से मिल आओ, सबके हाल-चाल ले आओ, सुधा को समझाने की कोशिश करो, वह अपना गुस्सा छोड़ दे, बुआ ने बताया। कुछ देर बैठकर बुआ अपने घर लौट गई। धीरे-धीरे सुधा ने अपने मन को समझा लिया। पापा की शादी की बात मन से निकाल अपनी गृहस्थी में
रम गई थी। लगभग 2 महीने हो चुके थे। न तो पापा का फ़ोन उसके पास आया था, न उसने खुद किया था। वह उन्हें याद तो हर पल करती थी, परंतु उसकी ज़िद बाप-बेटी के बीच में बाधा बनी हुई थी। एक दिन अचानक बड़ी बुआ उसके घर उससे मिलने आई। मन ही मन वह बुआ से नाराज़ थी। उसे देखकर सोचा सारा किया धरा तो इन्हीं का है। अब आई है प्यार जताने को। बुआ उसके लिए बहुत सारा सामान लाई थी। सुधा ने देखा, चीकू के लिए सुंदर सी ड्रेस थी, कुणाल के लिए भी शर्ट थी, उसके लिए साड़ी थी, एक पेटी अनार की थी, घर के बने मेवे के लड्डू और मठरी। वह हैरानी से सब सामान देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब बुआ लाई है। आज बुआ इतना लाड़ क्यों दिखा रही है? वह बुआ से पूछना चाह ही रही थी कि अचानक ही उसकी निगाह उस थैले पर गई जिस में से बुआ ने लड्डू मठरी का डब्बा निकाला था। क्षण भर में ही वह सब समझ गई। यह थैला वही है जिसे लेकर पापा हमेशा बाजार जाते थे। इस थैले में तो पापा की महक बसी है। भला वह कैसे भूल सकती थी? उसके मुँह से अनायास ही निकल पड़ा, बुआ क्या पापा आए हैं? हाँ बिटिया, तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये सब चीज़ें तो तुम्हारी नई माँ ने ही तुम्हारे लिए भेजी है। तुम्हारे पापा तो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। माँ पापा बाहर गाड़ी में ही थे। वह दौड़कर नीचे गई। उसे देख पापा बोले, बेटी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी माँ की जगह किसी और को दे दी है। यह सुन सुधा का क्रोध आँसुओं की धार बनकर बहने लगा। वह भरे हुए गले से बोली, नई माँ कहाँ है? इस लड्डू मठरी से तो मेरी माँ की खुशबू आती है। सब कुछ भूलकर वह माँ के गले से लिपट गई। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब